हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में देख रहे थे टूल स्टिल्स के बारे में। तो टूल स्टिल्स जो है ऐसे स्टिल्स जो डिफरेंट टूल्स बनाने में, डिफरेंट जो है इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में या ऐसे कंपोनेंट बनाने में काम में आते हैं जो हमको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टूल्स बोलेंगे। तो टूल्स बनाने में क्या होता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया आपका, स्पैनर हो गया, प्लायर हो गया, ये सारे के सारे क्या आपके टूल्स हैं। इसी तरीके से इस जैसे और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? टूल्स बोलेंगे। जैसा अभी कारपेंटर के लिए अलग टाइप के टूल्स इस्तेमाल होते हैं, और अगर शीट मेटल में देखें तो अलग टूल्स इस्तेमाल होते हैं, और अगर मशीन शॉप में देखेंगे तो अलग टूल्स इस्तेमाल होते हैं, वेल्डिंग शॉप में देखेंगे तो अलग टूल्स इस्तेमाल होते हैं। मतलब हर एक फील्ड के लिए जो है ना टूल्स की कैटेगरी अलग अलग होती है, बट उनका जो मटेरियल होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि हर टूल को लगभग लगभग जो है सेम कंडीशन से गुजरना पड़ता है, या उस उन टूल्स के ऊपर लगभग लगभग सेम फोर्सेस एक्ट करती है। अब ये टूल्स बनाने के लिए जो स्टील का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है टूल स्टील्स। अब ये जो टूल स्टील्स है अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। कौन से टाइप्स के हो सकते हैं? कोल्ड वर्क टूल स्टील्स हो सकते हैं, हॉट वर्क टूल स्टील्स हो सकते हैं, हाई स्पीड स्टील्स हो सकते हैं, हाई कार्बन स्टील्स हो सकते हैं, और ऑयल हार्डन स्टील्स हो सकते हैं। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब टूल स्टील्स में ओवरऑल टूल स्टील्स की बात चल रही है अभी, हाँ, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी की बात नहीं चल रही टूल स्टील्स की, ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम लोग। सो इसके अंदर कार्बन का जो परसेंटेज रहता है अप टू 1% रहता है। फास्फोरस जो रहेगा 0.04% तक रहेगा। मैग्नीज जो रहेगा 0.3% तक रहेगा। सल्फर जो रहेगा 0.04% तक रहेगा, और सिलिकॉन 0.25% तक रहेगा। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टूल स्टील। ये इसके इंग्रेडिएंट्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब आते हैं उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया है ये किसने किया है? अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, AISI। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है ये क्लासिफिकेशन टूल स्टील्स का? अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट ने किया है। इसके साथ साथ और एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ठीक है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये दो ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर क्या किया है? ये टूल स्टील्स को क्लासीफाई किया है। कितने हिस्सों में क्लासीफाई किया है इसको? तो क्लासीफाई बहुत सारे हिस्सों में किया है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ हमको 7 अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं। इसके अलावा भी टूल स्टील्स के जो है और भी ढेर सारे टाइप्स हैं, बट आपके सिलेबस में जो है सिर्फ हमको 7 टाइप्स के बारे में ही पढ़ना है। सबसे पहला क्या है? एयर हार्डन स्टील्स या एयर हार्डनिंग स्टील्स, जिसको ग्रुप ए में डाला गया है। हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील्स, HC स्टील्स, इसको ग्रुप डी में डाला गया है। हॉट वर्क टूल स्टील्स, जिसको ग्रुप एच में डाला गया है। ऑयल हार्डनिंग कोल्ड वर्क स्टील्स, जिसको ग्रुप ओ में डाला गया है। शॉक रेजिस्टेंट टूल स्टील्स, जिसको ग्रुप एस में डाला गया है। हाई स्पीड टूल स्टील्स, जिसको ग्रुप टी में डाला गया है। वाटर हार्डनिंग टूल स्टील्स, जिसको ग्रुप डब्ल्यू में डाला जाएगा। तो अगर आप ये ग्रुप के नाम अगर आप देख पा रहे हो तो ये नाम में जो कैरेक्टर्स यूज हुए, जैसा ये ए है या डी है या एच है या ओ है, तो ये जो है यहाँ से एयर हार्डनिंग कर रहे हैं इसलिए ग्रुप ए में। ठीक है, इसको ग्रुप डी में डाला गया है क्योंकि इसके अंदर हाई कार्बन है और हाई क्रोमियम है। अब ये इसको ग्रुप एच में इसलिए डाला गया क्योंकि ये हॉट वर्क किया गया है, एच यहाँ से आ गया। इसको ग्रुप ओ में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये ऑयल हार्डन किया गया है, यहाँ से ओ आ गया उसका। इसको ग्रुप एस में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये जो है ना शॉक रेजिस्टेंट है, तो एस का यहाँ से आ गया शॉक। हाई स्पीड टूल स्टील्स के लिए अगेन ये टी जो है हाई स्पीड टूल स्टील्स के लिए डाला गया है। फिर यहाँ पे डब्ल्यू अगर हम देखेंगे तो डब्ल्यू वाटर हार्डन है, इसलिए यहाँ से डब्ल्यू ले लिया है। तो ऑलमोस्ट जो ग्रुप्स बनाए गए या ग्रुप की जो नेमिंग दी गई है वो उनका जो नाम है या कौन से प्रोसेस से वो पास हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली दिया गया है। नाउ अब इसको क्या करेंगे, हम वन बाय वन स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ये जो 7 अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे है या उनके अंदर कंपोजिशन कैसा है, उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स किस तरह के हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हाई स्पीड टूल स्टील्स है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर टूल स्टील्स में वो है हाई स्पीड टूल स्टील्स। अब हाई स्पीड टूल स्टील्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं
क्या है दो पॉसिबिलिटीज, या तो टूल रोटेट होगा या तो वर्कपीस रोटेट होगा। जब टूल रोटेट होगा तो वर्कपीस स्टेशनरी रहेगा, स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, एक जगह पे ठहरा हुआ रहेगा। और जब वर्कपीस रोटेट हो रहा है तो टूल क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, एक जगह ठहरा हुआ रहेगा। सो जब भी हाई स्पीड पे, चाहे वो वर्कपीस रोटेट हो या चाहे टूल रोटेट हो, जब भी कोई एक चीज़ रोटेट हो रही है, एक चीज़ स्टेशनरी है, और उस कंडीशन में हम दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ से मटेरियल रिमूव होगा। जब तक दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तब तक वहाँ से मटेरियल रिमूव नहीं होगा। मटेरियल रिमूव अगर करवाना है तो ऑब्वियसली वहाँ पे दोनों का कांटेक्ट होना चाहिए, और जिस समय कांटेक्ट होगा या जैसे ही कांटेक्ट होगा वैसे ही क्या होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन होने लगेगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। अब ये जो हाई टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने वाला हमारा मटेरियल होना चाहिए टूल का। द मटेरियल ऑफ द टूल शुड विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करना चाहिए, और भी एक चीज़ है उसके साथ साथ। क्या चीज़ है वो है शॉक्स एंड इम्पैक्ट फोर्स। शॉक्स को भी रेजिस्ट करना चाहिए वो, और इम्पैक्ट फोर्सेस को भी वो रेजिस्ट करते आना चाहिए उसको। सो उसके लिए जो बेस्ट सूटेबल मटेरियल है वो है हाई स्पीड टूल स्टील्स। अब इसमें स्टील के साथ साथ क्या क्या चीज़ें और ऐड की जाती है टू मेक द स्टील एज अ हाई स्पीड टूल स्टील्स। टंगस्टन्स, क्रोमियम, वैनेडियम, ठीक है, दीज आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द टूल स्टील। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हाई स्पीड टूल स्टील वो है टंगस्टन बेस्ड, जिसका जो जनरल नेम है वो है 1841। अब इसका जो इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखेंगे तो उसमें 0.7% तक कार्बन रहता है, 18% तक जो है इसमें टंगस्टन रहता है, 4% क्रोमियम रहता है, और 1% वैनेडियम रहता है। तो अभी पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसको जो नाम दिया गया है 1841, ये उसका कंपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। 18 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, 18 रिप्रेजेंट कर रहा है टंगस्टन के परसेंटेज को। 4 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमियम के परसेंटेज को, और यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैनेडियम के परसेंटेज को। सो इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके के शॉर्ट नेम्स या शॉर्ट कोडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ढेर सारे अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं, और उतना अगर बड़ा लिखता बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा। तो वहाँ पे वो शॉर्ट में क्या करते हैं, इस तरीके के नंबरिंग या इस तरीके की कोडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको समझ में आ जाता है कि क्या क्या चीज़ है उसमें और कितने प्रोपोर्शन में, उसका कंपोजिशन किस तरीके का। टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम के अलावा भी और भी सारी चीज़ें मिलाई जाती है उसमें, बट इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मेजर क्वांटिटी में है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में है। बाकी इसमें वैनेडियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम भी मिलाया जा सकता है, बट उनका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो बहुत कम रहेगा, ठीक है। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें किस तरीके के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो टूल्स अभी मैं आपको यहाँ पे एक इमेज की मदद से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये टूल है हमारा, ठीक है, और ये वर्क पीस है, ये सारे के सारे क्या है, ये वर्क पीसेस है, और ब्लैक कलर का क्या है, आपका टूल है। और यहाँ पे जो है अलग अलग ऑपरेशंस दिखाए गए हैं जो ड्रिल मशीन के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। सो ये इस तरीके का टूल कॉन्टैक्ट में आता है वर्क पीस के साथ। अब यहाँ पे क्या है, टूल स्टेशनरी है और वर्क पीस क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है एट अ हायर आरपीएम, एट अ हायर रोटेशनल मोशन। RPM stands for the revolutions per minute.
तो इस तरीके का आपका जो है ये वर्किंग होती है लिथ मशीन के ऊपर। नाउ कम टू द टूल्स। तो ये जो है आपका एक कटिंग टूल है जो आमतौर पे लिथ मशीन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो टूल है ये हाई स्पीड टूल स्टील्स है। ये जो बना हुआ है ना, ये ब्लू कलर वाला जितना भी पोर्शन आपको नजर आ रहा है दैट इज हाई स्पीड टूल स्टील, और यहाँ पे रेड कलर वाला जो भी आपको नजर आ रहा है दैट इज हाई स्पीड टूल स्टील। अब ऊपर जो टिप लगी हुई है ब्लैक कलर की, वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कलरफुल पोर्शन। सो ये बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूल स्टील्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर 18, 4 और 1 का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 18% जो रहता है वो टंगस्टन का रहेगा, 4% जो रहेगा वो क्रोमियम का रहेगा, और 1% जो रहेगा वो वैनेडियम का रहेगा, और इसी के साथ साथ 0.7% जो है इसमें कार्बन का भी रहता है। अब यहाँ पे ये जो इंग्रेडिएंट्स है उसको ऐड करने के बाद किस तरीके के प्रॉपर्टीज आपको मिलते हैं। टफनेस ज़्यादा मिलेगी, रेजिस्टेंस टू वियर एब्रेजन ज़्यादा मिलेगा, कटिंग एज जो है वो उसकी जो शार्पनेस है, कटिंग एज की जो शार्पनेस है वो जल्दी लूज नहीं होगी, जितना शार्प रहेगा उतनी जल्दी मटेरियल रिमूव हो जाएगा। वैसे ही सेम जैसा आप न्यूली परचेस करके नाइफ लेकर आते हैं तो शुरुआत में क्या रहता है, उसकी जो एज होती है कटिंग एज वो एकदम शार्प होती है, और जैसे जैसे आप उसका यूज़ करते जाते हो तो उसकी शार्पनेस धीरे धीरे लूज होती जाती है, कम होती जाती है। बट यहाँ पे जो टूल स्टील्स होते हैं उसके अंदर जो शार्पनेस होती है वो दैट लास्ट फॉर द लॉन्गर टाइम बिकॉज ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स वैनेडियम, क्रोमियम और टंगस्टन जो ऐड किया है उसकी वजह से उसकी जो एब्रेजन रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। एंड एज फार एज योर नाइफ इज कंसर्न दैट कम्स अंडर द टूल स्टील्स, वो भी इसी का हिस्सा है, वो भी इसी में ही आता है। Tool steels are generally ingot cast wrought products and must be able to withstand high specific load as well as stable at elevated temperatures. तो यही पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि जब भी दो में से कोई एक चीज़ रोटेट हो रही है और दोनों का कांटेक्ट हो रहा है तो तब फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन समझ में आता है ना, फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? When two surfaces comes in contact with each other, because of their touching with each other, it will produce the high temperature. जब भी कोई दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, अभी कैसा कांटेक्ट में आना चाहिए, एक सरफेस राइट की तरफ जा रहा है तो दूसरा सरफेस लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में उनका मूवमेंट अगर रहेगा, इस तरीके से दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन क्या है? टकराव। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखेंगे तो किसको बोलेंगे हम लोग? टकराव हो रहा है। किसका टकराव हो रहा है? द सरफेस ऑफ द मटेरियल ए एंड द सरफेस ऑफ मटेरियल बी। यहाँ देखते हैं हम लोग, मान लो ये एक प्लेट है आपके पास, ओके, और ये एक प्लेट है, ठीक है, थोड़ा सा गैप रखता हूँ इसमें। और ये जो प्लेट है ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है, और ये जो प्लेट है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो जब भी ये दोनों का कांटेक्ट होगा, अभी जैसा ये कांटेक्ट हो गया, ठीक है, कांटेक्ट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे इतना जो हिस्सा है, कितना हिस्सा है अभी, ठीक है, इतना जो पोर्शन है जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों सरफेसेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, राइट। और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, और ये हाई टेम्परेचर क्या करेगा, आपके टूल को डैमेज करने की कोशिश करेगा, टूल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो इससे अगर हमको बचाना है तो हमारा जो टूल है उसका जो अंदर मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें इस तरीके की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर सके, सस्टेन कर सके, बर्दाश्त कर सके। अब ये प्रॉपर्टी क्रोमियम में होती है, हमको पता है,
तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टील के साथ साथ क्रोमियम को ऐड कर रहे हैं। ओके, ये हो गया आपका फ्रिक्शन के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करवाना। अब कहाँ पे यूज़ होता है ये हाई स्पीड टूल स्टील्स, कहाँ पे यूज़ होता है? तो ड्रिलिंग बिट्स जो भी है आपके, ड्रिलिंग मशीन, रीमिंग, ब्रोचिंग, मिलिंग, और सॉ, वुड सॉ आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे लकड़ी वगैरह कटती है, तो वो सॉ के अंदर जो कटर्स होते हैं वो बनाने के लिए। मिलिंग मशीन्स जहाँ पे होती है वहाँ पे, ब्रोचिंग मशीन्स, रीमिंग मशीन्स, ड्रिलिंग मशीन्स। तो इन शॉर्ट मशीन्स जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग हाई स्पीड टूल स्टील्स का इस्तेमाल करते हैं। हाई स्पीड टूल स्टील्स की एप्लीकेशन बहुत वाइड है, बहुत लार्जर स्केल पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग हाई स्पीड स्टील्स। ठीक है, हाई स्पीड टूल स्टील्स देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं हम लोग हाई स्पीड स्टील्स। हाई स्पीड स्टील किसको बोला जाता है? हाई स्पीड स्टील्स, as we know, it was first shown to an amazed public at the Paris exhibition in 1900। ठीक है, 1900 में ही ये डेवलप हो चुका था। A tool was exhibited cutting at a speed of some 0.3 meter per second with steep heated to redness. Soon after this, it was found that the maximum cutting efficiency was attained with the composition of 18% tungsten, 4% chromium, 1% vanadium, and 0.75% carbon. And this remains possibly the best known general purpose high speed steels to this day। तो 1900 में जो चीज़ बनाई गई थी आज तक उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज उससे अच्छा अल्टरनेट हमको आज तक नहीं मिल पाया है। टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट हाई स्पीड स्टील का कोई रिप्लेसमेंट आज तक हमको नहीं मिला। 1900 से लेकर आज 2021 तक पहुंच गए हम लोग, इसका कोई हमको रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया। इसकी जो कैपेबिलिटी है काम करने की, 0.3 चीज जो है आज तक हमको किसी और मेटल में नहीं मिल पाई है, किसी और अलॉय में नहीं मिल पाई। सो इन द नॉर्मलाइज्ड कंडीशन अ टिपिकल हाई स्पीड स्टील कंटेन्स मैसिव ग्लोब्यूल्स ऑफ कार्बाइड इन अ मैट्रिक्स और इन बैकग्राउंड ऑफ फेराइट। In this, if this is now heated to just above lower critical temperature, the ferrite will change to austenite and begin to dissolve the carbide globules. The effect of alloying element on high-speed steels is as follows: carbon for high hardness, chromium for ease of heat treatment, vanadium for grain refining, and sometimes more than 1% of abrasion resistant. In specific cases, cobalt for additional hardness and resistance of heating, हीट सॉफ्टनिंग। सो कोबाल्ट को भी जो है कुछ कंडीशंस में ऐड किया जाता है, बाकी जो सारी चीज़ें लगभग वो हाई स्पीड स्टील से मिलती ही है। ओके, देन कम टू द थर्ड पॉइंट और थर्ड टाइप ऑफ हाई स्पीड स्टील्स और टूल स्टील्स, हाई कार्बन, हाई क्रोमियम, कोल्ड वर्क स्टील्स। तो कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग क्या होती है, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था। कोल्ड वर्किंग किसको बोलेंगे? जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी रूम टेम्परेचर के ऊपर, सो दैट इज नोन एज कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग किसे कहेंगे? जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उससे पहले हमारा जो वर्क पीस होता है उसको हीट करते हैं। रेड हॉट कंडीशन तक अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम उसको हीट कर रहे हैं, और उसके बाद कोई भी मशीन ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट टाइप ऑफ वर्किंग इज कॉल्ड एज हॉट वर्किंग। सो हॉट वर्किंग में क्या होता है, बहुत जल्दी किसी भी मटेरियल को कोई भी शेप देना आसान हो जाता है। बहुत कम समय में आप जो है आसानी से कोई भी शेप उसका चेंज कर सकते हैं हॉट वर्किंग के थ्रू। जबकि कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ज़्यादा समय उसके लिए लगता है। तो कोल्ड वर्किंग में क्या करना होता है, ज़्यादा फोर्सेस लगानी होती है और ज़्यादा समय तक लगानी पड़ती है, और इस वजह से बाज़ दफ़ा जो कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो भी डैमेज हो सकता है, वो भी टूट सकता है। So cold working is not preferred in most of the cases. Widely we prefer hot working operations because of its ease। जैसा अगर आपके पास जो बार है वो 10 सेंटीमीटर की है और आप चाहते हो उसको कि 100 सेंटीमीटर तक एलोंगेट करना है आपको रोलिंग प्रोसेस की मदद से, तो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वर्किंग।
लेकिन अगर आप हॉट वर्किंग को ऑप्ट करते हैं, हॉट वर्किंग को अगर आप चुनते हैं, तो हॉट वर्किंग की मदद से वो चीज़ पॉसिबल है। सो हॉट वर्किंग में क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर चेंजेस कर सकते हैं या फिर ब्रॉड चेंजेस कर सकते हैं डायमेंशंस के अंदर प्रोडक्ट के। सो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस हॉट वर्किंग इज वाइडली प्रेफर्ड। अब यहाँ पे हाई क्रोमियम हाई कार्बन कोल्ड वर्क स्टील्स किसको बोल रहे हैं हम लोग, HC, the steel having composition of 1 to 2% carbon, 12% chromium and vanadium, molybdenum added in a small amount and which can be oil or air hardened। अच्छा, अभी क्वेंचिंग किसको बोलते हैं वो हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्वेंचिंग क्या होती है। अब क्वेंचिंग के अंदर जो है ना अलग अलग मीडियम्स होते हैं। कई जगहों पे एयर का इस्तेमाल किया जाता है, कई जगहों पे ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, कई जगहों पे जो है वाटर का इस्तेमाल किया जाता है और कई जगहों पर ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब व्हाट इज क्वेंचिंग, क्वेंचिंग कर रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेंचिंग कर रहे हैं मतलब हमारे पास एक कंपोनेंट है, एक वर्कपीस है जिसको हमने लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हीट कर दिया है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो रेड हो गया है, रेड हॉट कंडीशन में वो पहुंच चुका है। और रेड हॉट कंडीशन तक का टेम्परेचर जैसे ही उसने रीच किया है उसके बाद क्या कर रहे हैं हम उसको उसको निकाल रहे हैं और तुरंत ही पानी में डाल दे रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेंचिंग इज कॉल्ड एज वाटर क्वेंचिंग, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर रहेगा सडनली डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी जो क्वेंचिंग है उसमें क्या करते हैं हम लोग, कंपोनेंट को हीट करेंगे रेड हॉट कंडीशन तक या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, देन उसके बाद क्या करेंगे उसको ऑयल के अंदर डाल देंगे, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर सडनली डिक्रीज होगा, ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेंचिंग इज कॉल्ड एज ऑयल क्वेंचिंग। थर्ड एग्जांपल में क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपोनेंट को हीट कर रहे हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, जिसकी वजह से उसका कलर जो है रेड हो जाएगा, रेड हॉट कंडीशन में वो पहुंच जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको तुरंत ही फर्नेस से निकाल कर एक एयर कंडीशनड रूम में, ठंडा जहाँ पे एयर कंडीशनर लगा हुआ है, जहाँ पे चिल्ड एयर को सप्लाई किया जा रहा है, वहाँ पे उसको लेके जाकर रख देंगे, जिसकी वजह से उस कंपोनेंट का टेम्परेचर ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा या सडनली डिक्रीज होगा। अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेंचिंग इज कॉल्ड एज एयर क्वेंचिंग। लास्ट एग्जांपल क्वेंचिंग का या लास्ट टाइप, उसमें क्या करेंगे, हमारा जो कंपोनेंट है उसको हम पहले हीट करेंगे रेड हॉट कंडीशन तक, देन उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक ऐसे सोल्यूशन में इमर्स करेंगे। इमर्स करना मतलब डुबोना, उसके अंदर डाल देना। ऐसे सोल्यूशन में उसको इमर्स करेंगे जिसके अंदर वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर, और इस वाटर प्लस सॉल्ट के मिक्सचर को कहा जाता है ब्राइन सोल्यूशन। तो ये ब्राइन सोल्यूशन में अगर हम डाल रहे हैं फर्नेस से तुरंत ही निकाल कर उसको कंपोनेंट को, जो कि रेड हॉट कंडीशन में पहुंच चुका था फर्नेस के अंदर, सो दिस टाइप ऑफ क्वेंचिंग इज कॉल्ड एज वाटर क्वेंचिंग और ब्राइन क्वेंचिंग, वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, NaCl2 H2O प्लस NaCl, अगर ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और H2O प्लस CaCl, कैल्शियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है और सोडियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। NaCl2 का भी इस्तेमाल होता है बाज़ जगहों पे और CaCl2 का भी इस्तेमाल होता है बाज़ जगहों पर। सो दोनों को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन ही बोलते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ क्वेंचिंग। अब यहाँ पे हाई कार्बन हाई क्रोमियम कोल्ड स्टील्स को बनाने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेंचिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और इस क्वेंचिंग के ऑपरेशन के लिए जो मीडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्वेंचिंग मीडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ऑयल और एयर को इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्वेंचिंग करने की वजह से क्या होता है, उस कंपोनेंट को हार्डनेस सडनली बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ड हो जाता है आपका वर्क पीस। अगर हम क्वेंचिंग परफॉर्म करते हैं किसी कंपोनेंट के ऊपर, किसी वर्क पीस के ऊपर, सो द हार्डनेस ऑफ दैट वर्क पीस विल गेट इंक्रीज विद ए ग्रेटर एक्सटेंट। एक बड़ी लिमिट उसमें इंक्रीज हो जाएगी हार्डनेस की। They belong to group G, which has higher wear resistant and deep hardening properties. They are difficult to machine. चूँकि वो हार्ड हो गया है, ऑब्वियसली उसके ऊपर मशीनिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ हार्डनेस इंक्रीज होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, टफनेस भी इंक्रीज होगी और वियर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी।
They are widely used in drawing dies, blanking dies, forming dies, and coining dies, as well as master gauges, cutting tools, and extractor. अब डाइस किसको बोलते हैं? डाइस किसको बोलते हैं? कुछ आइडिया है आप लोगों को? लुक, these are the different dies. ये एक डाई है, ये एक डाई है। इस तरीके के जो है डाइज इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी आपको वर्कपीस तैयार करना है उसके अकॉर्डिंगली डाई को तैयार किया जाता है, और ये डाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो ये डाइज बनाने के अंदर HCHC स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डाइज आपके प्लास्टिक के चीज़ें बनाने के लिए भी होती है, स्टील का कोई चीज़ बनाना है उसके लिए भी होती है, मशीन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए भी होती है, फोर्जिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए भी होती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा हेवी होती है। एक एक डाई की जो प्राइस होती है वो कई लैक्स में होती है, क्योंकि उसको बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत प्रिसाइजली उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्योंकि अगर डाई में ही कोई डायमेंशन में डिफेक्ट आ गया तो उस डाई की मदद से जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे वो सारे के सारे डिफेक्टिव रहेंगे, इसलिए उसको बहुत प्रिसाइजली मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी वजह से उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। और ये डाइज बनाने के लिए HCHC स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, हाई कार्बन हाई क्रोमियम कोल्ड वर्क स्टील्स। Then come to the next point or next type, that is oil hardening non-shrinkage steels, OHNS. These are group O tool steels which contain high amount of carbon with small addition of tungsten, manganese, chromium and molybdenum. Typically composition contains 0.9% to 1% carbon and 1% manganese and 0.5% chromium and vanadium. और कुछ स्पेशल कंडीशंस में जो है उसमें 0.25% मोलिब्डेनम भी ऐड किया जाता है। These are hardened by oil quenching. They have less dimensional change or distortion during heat treatment, hence they are called as oil hardening non-shrinkage steels. ये जो है यहाँ पे भी हम लोग क्वेंचिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और क्वेंचिंग का जो मीडियम इस्तेमाल किया जा रहा है वो ऑयल को इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज ऑयल हार्डनिंग नॉन श्रिंकेज स्टील। अब नॉन श्रिंकेज क्यों बोल रहे हैं? जब भी हम क्वेंचिंग परफॉर्म करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर ड्रास्टिकली या सडनली डिक्रीज हो जाता है, बहुत जल्दी कम हो जाता है टेम्परेचर। और जब बहुत जल्दी ठंडा करते हैं हम कोई भी चीज़ को, तो उसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, इंटरनल डिस्टॉर्शंस प्रोड्यूस होते हैं, आमतौर पे ऐसा होता है। बट अगर इस स्टील की या इस कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे, इस कंपोजिशन वाले स्टील की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें क्वेंचिंग करने के बावजूद इसमें श्रिंकेज या डिस्टॉर्शन बहुत कम देखने को हमको मिलता है। दैट इज बाय इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, नॉन श्रिंकेज स्टील्स। और डिस्टॉर्शन या इंटरनल स्ट्रेसेस जितने ज़्यादा रहेंगे उसका मतलब अपना जो टूल बन रहा है उसकी लाइफ उतनी ही कम रहेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर लेस एक्सपेंसिव and readily available. They have good machinability, they have good resistance to decarburization, they have good wear resistance. Specific application includes dies used in blanking, bending, shearing, coining, broaching, knurling and gauges extractor. तो जो गेजेस भी हमने देखे थे ना, स्लिप गेज, प्लग गेज, स्नैप गेज, रेडियस गेज, फीलर गेज, वो सारी चीज़ें गेजेस वगैरह बनाने के लिए भी जो है आपका OHNS का ही इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टील इज स्टेनलेस स्टील। ये तो सब लोगों ने देखा ही है, आमतौर पे हमको इसके साथ डील करना ही होता है डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहले इसका अगर हम नाम देखते हैं तो ये स्टेन का मतलब क्या होता है, दाग या धब्बा। तो स्टेनलेस स्टील किसको बोल रहे हैं हम लोग, ऐसा स्टील जिसके ऊपर आमतौर पर कोई दाग या धब्बा नहीं होता है या नहीं लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील। तो उसका सरफेस कैसा रहेगा, एकदम मिरर लाइक सरफेस रहेगा। तो अगर आप घर के अंदर देखोगे स्टेनलेस स्टील की यूटेंसिल्स को जाके, तो आपका चेहरा उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं, विजिबल रहेगा, मिरर की जैसा वो बिहेव करेगा।
और उसके ऊपर जो है स्टेन्स भी बहुत कम लगते हैं. सो स्टेनलेस स्टील्स आर स्टील्स विद अ हाई डिग्री ऑफ corrosion रेजिस्टेंस एंड केमिकल रेजिस्टेंस टू ऑलमोस्ट एवरी एग्रेसिव केमिकल्स. क्योंकि जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुकिंग वगैरह करते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे होता है, ऑब्वियसली वो हाई टेम्परेचर्स पे कुकिंग परफॉर्म करते हैं, और कुकिंग करते समय उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं. स्पाइसेस ऐड करते हैं, वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, ऑयल वगैरह ऐड करते हैं उसमें, जिसकी वजह से अगर वो केमिकली रिएक्ट करेगा उसके साथ, तो जो चीज़ उसके अंदर बनाई जा रही है वो हो सकता है पॉइजनस हो जाए. अगर कोई और मटेरियल होता तो ऐसा होने के चांसेस थे, बट स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ जो सब्सटेंसेस है उसके साथ केमिकली इनर्ट होता है, उसके साथ कोई केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा वो. उसी के साथ साथ कोरोजन भी उसके अंदर नहीं होता. कोरोजन नहीं होने की एक एक मेजर रीज़न मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था कि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका सरफेस को इतना ज़्यादा स्मूथ बनाया जाता है, इतना ज़्यादा प्लेन बनाया जाता है कि उसके ऊपर अगर वाटर का कोई ड्रॉपलेट्स गिर भी जाता है तो वो तुरंत ही क्या होता है, स्लिप होकर नीचे गिर जाता है. और जब ज़्यादा समय के लिए वाटर के कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा है हमारा यूटेंसिल या स्टेनलेस स्टील, तो उसके ऊपर कोरोजन होने के जो चांस है या उसका डिस्ट्रक्शन होने का जो चांस है वो रिड्यूस हो जाता है. देन corrosion resistance is mainly due to their high chromium content. Stainless steel normally have more than 12% chromium. तो स्टेनलेस स्टील के अंदर जो है कोरोजन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमियम ऐड किया जा रहा है, और कितने प्रोपोर्शन में ऐड किया जा रहा है उसके अंदर क्रोमियम, 12% तक के रेंज में उसके अंदर ऐड किया जा रहा है. Then chromium makes the surface passive by forming a surface oxide film which protects the underlying metal for corrosion और फ्रॉम corrosion. क्रोमियम की वजह से क्या होगा, वो केमिकली इनर्ट भी हो रहा है और एक लेयर तैयार कर रहा है या फिल्म तैयार कर रहा है, सरफेस ऑक्साइड फिल्म तैयार कर रहा है, जो क्रोमियम जो कोरोजन होने से उसको बचा रहा है. और उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं हम लोग यूटेंसिल के अंदर, जो भी चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हैं उसको केमिकली रिएक्ट नहीं होने दे रहा. In order to produce this film, the stainless steel surface must be in contact with oxidizing agents. Then उसके बाद स्टेनलेस स्टील्स को अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑस्टेनेटिक, मार्टेंसिटिक एंड फेरिटिक. Nickel added to stainless steel improves corrosion resistance in neutral or weak oxidizing environment and also improves ductility and formability by enabling the FCC crystal structure to be retained at normal temperatures. Molybdenum added to stainless steel improves corrosion resistance in the presence of chloride ions. Aluminum improves the high temperature scaling resistance. So these are the 3 different ingredients जिसके अंदर जो है निकल, मोलिब्डेनम और एल्यूमिनियम, तीनों को क्यों ऐड किया जाता है उसका रीजन दिखाया गया है. निकल अगर हम ऐड करते हैं तो कोरोजन के रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होता है, और हाई टेम्परेचर पे वो उसको सस्टेन कर पाता है. देन अगर हम मोलिब्डेनम ऐड करते हैं उसमें, तो जिसकी वजह से कोरोजन रेजिस्टेंस उसके वजह से बढ़ता है. एल्यूमिनियम अगर ऐड करते हैं तो स्केलिंग उसकी जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और स्केलिंग क्या होती है इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने देख लिया था. अब तीनों टाइप्स को देखते हैं फिर वन बाय वन. ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील किसको बोल रहे हैं हम लोग? दीज आर यूजुअली अलॉयज containing 3 main elements: iron, chromium and nickel, 6% to 22%. These steels cannot be hardened by heat treatment. They retain an austenitic structure at room temperature and are ductile and have good corrosion resistance compared with the ferritic stainless steel. They are at risk of intergranular corrosion unless heat treated to modify their chemical composition. तो इसको हीट ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बाय डिफॉल्ट या बाय नेचर जो रहे, बाय नेचर वो रहेंगे, क्या रहेंगे, सॉफ्ट और डक्टाइल रहेंगे, और उसी के साथ साथ उसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी रहती है वो ज़्यादा रहेगी. फिर उसके बाद आते हैं हम लोग मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील के ऊपर. सो दिस स्टील कंटेन 12% to 17% chromium with 0.1% to 1% carbon. They can be hardened by heat treatment in the same way as plain carbon steels. तो अभी मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील को हम क्या करें, हीट ट्रीट कर सकते हैं, बट
ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील को हीट ट्रीट नहीं कर पा रहे थे लोग, अब यहाँ पे हीट ट्रीट कर पा रहे हैं, मतलब इसका जो टेम्परेचर रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा हार्ड हो गया। हीट ट्रीट कर दिया मतलब क्या है, हार्ड हो गया। वेरी हाई हार्डनेस वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन for carbon level approximately 1% using correct heat treatment. A small amount of other oil element may be included to improve corrosion resistance, strength and toughness. So इसकी जो हार्डनेस रहेगी, ओवरऑल जो हार्डनेस रहेगी मार्टेनसेटिक स्टेनलेस स्टील की, वो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील से ज्यादा रहेगी, क्योंकि मार्टेनसेटिक स्टेनलेस स्टील को हीट ट्रीट किया जा सकता है, जबकि ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील को हीट ट्रीट नहीं किया जा सकता। Then come to the third type of stainless steel, that is ferritic stainless steel. This steel normally contains 11% to 30% chromium with a carbon content below 0.12%. Other elements are added to improve its corrosion resistance to other characteristics such as machinability. Because of the low carbon content, ferritic stainless steels are not normally considered heat treatable. However, there is some hardness improvement resulting from quenching from high temperatures. The carbon and nitrogen content of these steels must be maintained at low levels for weldability, ductility and corrosion resistance. So these are the different properties of the ferritic stainless steels. तो यहाँ पे क्या है, 12% to 30% क्रोमियम रहता है, जबकि कार्बन का जो परसेंटेज इसमें 0.12% है, जो कि बहुत कम होता है। और चूंकि इसके अंदर जो है कार्बन का परसेंटेज कम है बहुत, इसकी वजह से उसकी जो हार्डनेस रहती है वो कम होती है, लेकिन इसके हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए उसको हीट ट्रीट किया जा सकता है। और ये जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, इसकी वेल्डेबिलिटी और डक्टिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस हाई होता है या ज्यादा होता है। देन कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टील, दैट इज स्प्रिंग स्टील्स। स्प्रिंग स्टील किसको बोलेंगे, जैसा इसके नाम में छुपा हुआ कि स्प्रिंग बनाने के लिए जो स्टील इस्तेमाल हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग स्टील्स। अब स्प्रिंग के अंदर किस तरीके की प्रॉपर्टी हमको चाहिए, रेजिलेंस चाहिए। जो प्रॉपर्टी स्प्रिंग में हम लोग चाहते हैं वो क्या है, रेजिलेंस। जब फोर्स रिमूव हो जाता है तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहिए। सो एक्सटर्नल शॉक्स और एक्सटर्नल वाइब्रेशंस को जो रेजिस्ट करने वाली जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिलेंस बोलते हैं। So this is a carbon chromium grade of spring steels. It has a wide yield tensile strength ratio, excellent toughness and high ductility. In its production, special care is exercised in rolling and cooling in order to obtain satisfactory cold shearing, punching and trimming qualities. Its principal use is for automotive leaf springs. अभी देखो लीफ स्प्रिंग किसको बोलते हैं हम लोग, लीफ का मतलब क्या होता है, लीफ का मतलब होता है पत्ते। अब यहाँ पे जो है हमारे पास लीफ स्प्रिंग क्या है, एक टाइप का शॉक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक टाइप का क्या है ये, शॉक ऑब्जर्वर। ये जो आप लोगों ने बड़े बड़े ट्रक वगैरह देखेंगे, बड़े बड़े हेवी ड्यूटी व्हीकल्स देखे होंगे, तो इस तरीके की जो है आपको वहाँ पे नजर आया होगा, इस तरीके का एक पार्ट नजर आया होगा, पुराने वाली गाड़ी में आमतौर पर देखने को मिलता है, जिसको गैरेज वाले लोग जो है पार्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल इसका नेम क्या है, या इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में इसको कहा जाता है लीफ स्प्रिंग एंड इट्स अ टाइप ऑफ शॉक ऑब्जर्वर। ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह से एक्ट करता है। ये हेवी ड्यूटी व्हीकल्स में होता है, जो व्हीकल्स गुड्स कैरी करते हैं, जो सामान या लगेज कैरी करने वाले जो होते हैं, ट्रक्स वगैरह या हेवी ड्यूटी व्हीकल्स जो होते हैं, उसके अंदर ये इस टाइप का शॉक ऑब्जर्वर इस्तेमाल किया जाता है, लीफ स्प्रिंग। ओके, सो लीफ स्प्रिंग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे देखो स्प्रिंग स्टील्स को यूज किया जा रहा है। इसका कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो कार्बन रहेगा 0.55% टू 0.65%, मैग्नीज रहेगा 0.75% से 1% के बीच में, फास्फोरस रहेगा 0.035% मैक्सिमम रेंज है इसकी, और सल्फर रहेगा 0.04% मैक्सिमम, सिलिकॉन रहेगा 0.15 टू 0.35% और क्रोमियम रहेगा 0.7 से लेकर 0.9% के बीच। कहाँ पे यूज होता है, the name implies this grade is primarily used in the manufacturing of automotive leaf springs. तो leaf springs बनाने में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। Other uses include scrapers, equalizers, bumpers, etc. ठीक है, तो इन सारी जगहों पे भी इसका इस्तेमाल होता है, बट उसका मेजर एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे तो वो शॉक ऑब्जर्वर्स बनाने में इस्तेमाल होता है इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। Then our next topic is specifications of steels and their equivalents. There are very large number of different types of steels manufactured and available in the market. They differ from one another in their chemical composition, properties, and applications. Many attempts have been made to classify and designate these steels into different groups. The most commonly used method is known as AISI, जो हमने देखा था शुरुआत में भी, अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, AISI ये ऑर्गेनाइजेशन ने जो बनाया है क्लासिफिकेशन
स्टील्स का, और दूसरा जो फॉलो किया जाता है वो एसएई, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। इन दोनों को ही ब्रॉडली फॉलो किया जाता है थ्रू द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड में जो है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बनाए हुए क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो देयर आर वैरायटी ऑफ स्टील्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो उसको डेजिग्नेट करना, अभी डेजिग्नेशन किसको बोलते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डेजिग्नेशन क्या है। अभी क्या होता है, बहुत सारी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। किसी भी चीज को क्या करते हैं, नाम दिया जाता है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। उसी तरीके से यहाँ पे जो कंपोजिशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे डेजिग्नेशन दिए जाते हैं। अब डेजिग्नेशन क्या होते हैं, जिसको उपाधि कहा जाता है ना, उपाधि। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है डेजिग्नेशन है, जैसा मिस्टर है, मिस्टर किसके नाम पे लगाया जाता है, जेंट्स के नाम पे लगाया जाता है, ठीक है, आदमी के नाम के आगे लगाया जाता है मिस्टर। मिसेस किसके नाम के आगे लगाया जाता है, एक वुमेन के आगे लगाया जाता है जो मैरिड है। मिस किसके नाम के आगे लगाया जाता है, एक गर्ल के आगे नाम के लगाया जाता है जो अनमैरिड है। तो ये क्या है, अलग अलग डेजिग्नेशन है। उसी तरीके की डेजिग्नेशन जो है यहाँ पे मटेरियल के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उसको आइडेंटिफाई करना सिंपल हो जाए। The others are EN English number series, the British system of designation। तो ये दोनों के अलावा भी और एक भी ये है, लेकिन उसको ज़्यादा हम वहाँ पे फोकस नहीं करते हैं, उसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ द इंडियन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज IS, Indian Standard Designations। The designers and purchasers have to specify their requirement according to these designations. It is therefore necessary to understand this designation system। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है उसमें ये डेजिग्नेशन चार्ट का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, चार्ट्स को, डेजिग्नेशन चार्ट्स को। अलाइज टू स्पेसिफिकेशन एंड देयर इक्विवेलेंस। तो बीएस नंबर, डीआईएन नंबर, आईएस नंबर, ईएन नंबर और एसई और एआईएसआई का डेजिग्नेशन यहाँ पे जो है दिया गया है। 530 A40, 37 CR4, 40 CR1, EN 18 5140। तो ये क्या है, अलग अलग नंबरिंग है जो परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इंडिया के अंदर जो यूज होता है वो इस तरीके का डेजिग्नेशन यूज होता है, आईएस सिस्टम। तो जितने भी इंडस्ट्रीज में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे आपको इस तरीके का चार्ट आपको मिलेगा वहाँ पे, बाकी चीज़ें नहीं मिलेगी। ब्रिटिश स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा वहाँ पे, या फिर जो है डीआईएन नंबर नहीं मिलेगा, ईएन नंबर भी बहुत कम देखने को मिलेगा। एसएई या फिर एआईएसआई का हो सकता है मिल जाए आपको, बट आईएस जो है फर्स्ट नंबर पे प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये जो है इंडिया का सिस्टम है, इंडिया ने बनाया हुआ सिस्टम, द इंडियन सिस्टम, आईएस सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन। इसको ही फॉलो किया जाता है इंडिया की जितने भी मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरर्स है वो सब लोग इस डेजिग्नेशन को फॉलो करते हैं। अब ये डेजिग्नेशन कैसे रीड करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो दिस डेजिग्नेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से आपका कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 40 CR का मतलब क्या है, 40% इसके अंदर क्या है, 40% क्रोमियम डाला गया है और 1% इसके अंदर कार्बन है। 40% निकल है, 4% क्रोमियम है और 3% मोलिब्डेनम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे अलग अलग डेजिग्नेशंस को या उसके इंग्रेडिएंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वो नेमिंग दी गई है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फेरस मेटल्स एंड सिलेक्शन चार्ट। अभी यहाँ पे उसका कंपोजिशन क्या है और कहाँ पे वो इस्तेमाल होता है। तो माइल्ड स्टील का अगर हम देखेंगे, माइल्ड स्टील की अगर हम बात करेंगे तो 0.15% से लेकर 0.30% के बीच में उसके अंदर कार्बन होता है, और ये ग्राइंडर्स, प्लेट्स, नट्स एंड बोल्ट्स बनाने में, उसके साथ कैपशाफ्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। मीडियम कार्बन स्टील्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 0.3% से लेकर 0.7% तक कार्बन होता है, जो मेटल रोप्स, वायर्स, एक्सेल्स, क्रैंकशाफ्ट्स, गार्डनिंग टूल्स और स्प्रिंग्स बनाने में इस्तेमाल होता है। हाई कार्बन स्टील्स की अगर हम बात करेंगे 0.7% से 1.4% के बीच में इसमें कार्बन होता है, जो चीजल्स, हैमर्स, शेयर ब्लेड्स, ड्रिल्स, फाइल्स, लेड टूल्स, टैप्स एंड डाइस बनाने में इस्तेमाल होता है। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 18% क्रोमियम और 8% निकल होता है, जो हाउस होल्ड यूटेंसिल्स और पाइप्स और कटलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस आर द दिस इज द सिलेक्शन चार्ट फॉर फेरस मेटल्स।